हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, यानी कि जो हमारा 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है हमारा 6, जिसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर है, वैसे तो चैप्टर 6 है, लेकिन बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले भी हमने आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया है, तो आपने अगर वो चैप्टर नहीं देखे तो उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो एक कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, किसके लिए? अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे सारे प्रक्रम, ऐसे कुछ काम जो हर एक जीव करता है, हर एक जिंदा चीज करती है अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को मेंटेन करके रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, ऐसे कुछ प्रक्रम है जो हर जीव करते हैं। उन्हीं प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो क्या करती हैं? कुछ सर्टेन लाइफ प्रोसेस करती हैं, जैसे कि ग्रोथ है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है जी, एक्सक्रीशन है। ये ऐसे कुछ लाइफ प्रोसेस है जो हर एक जो है लिविंग थिंग करती है, हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है जी। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है जी। सभी चीजें, सभी जीवित चीजें कुछ जीवन प्रक्रियाएं करती हैं, जैसे वृद्धि है, श्वसन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, ठीक है। ये कुछ ऐसे जैव प्रक्रम है जो हर एक जीव करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे दिखे या ना दिखे, लेकिन क्या होगा? वो हर एक, ये कुछ ऐसे जैव प्रक्रम है जो हर एक जीव करता है, ठीक है। तो वही इसी पे लिखा हुआ है, ठीक। ये आपकी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हो जाएगी। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन है, कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन है जो कि कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव करते हैं, ठीक है जी। किसके लिए करते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए, अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, अपनी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं हर एक जिंदा जीव, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे बेसिक प्रोसेस होते हैं जो हर एक जिंदा चीज करती है अपने और अपने जीवन के मेंटेनेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम उनको हम कहते हैं, ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब है अपने जीवन को बनाए रखना, अपने जीवन को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो अपने जीवन के, अपने जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, उनको क्या कहा जाता है? उन प्रक्रमों को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रमों को जैव प्रक्रम हम जो है कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें 4 तरह के जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वहन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद उत्सर्जन के बारे में। चारों बारी से चारों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं पोषण के बारे में, ठीक। फिर उसके बाद श्वसन पढ़ना है, फिर वहन पढ़ना है, और फिर उत्सर्जन पढ़ना है। इन चारों के बारे में पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 4 टॉपिक है हमारे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये जो चारों टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं पोषण की, अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, तो प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, इनमें किस, जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उनमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, और जो एनिमल्स है उनमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ये जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और एनिमल्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है और एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक। और फिर एक्सक्रीशन, प्लांट्स, पेड़ पौधे किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, और जो एनिमल्स है, जानवर है या इंसान है, वो किस तरीके से जो है एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो चारों टॉपिक हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो उसको मिटो ही देता हूं मैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम देखेंगे अपना न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में पोषण कहते हैं, उसको हम, वो मतलब होता क्या, उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को इनटेक करता है, टेक्स फूड, यानी कि खाने को लेता है अपनी बॉडी के अंदर,
और उसको यूटिलाइज करता है। किस लिए? ताकि उसको एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके? उसको एनर्जी मिल सके। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को लेता है, खाने को खाता है। किसके लिए? जिससे कि उसे ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा का वो इस्तेमाल कर सके अपने बाकी के काम करने में, अपने ग्रोथ करने में, ठीक है, अपने और बाकी के काम करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है फूड को लेता है एंड यूटिलाइज, और इसका इस्तेमाल करता है। किसके लिए? टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए उस फूड का इस्तेमाल करता है। किसके लिए? फॉर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन जो इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है पोषण किसे कहते हैं? पोषण हिंदी में यानी कि, ठीक, तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव, क्या चीज? कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन को अंदर लेता है, ठीक है, और इसका अलग अलग जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल करता है। ठीक है, कोई जीव है, भोजन को ले रहा है, उससे उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा का वो अपने बाकी के जैविक क्रिया करने में उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को पोषण, जो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है? पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण के प्रकार अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो तरीके का पोषण इसके अंदर पढ़ना है। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना है कौन सा? दूसरा हमें पढ़ना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है हमें? दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषम पोषी पोषण हमें अगला पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है कौन सा? पहला हमको पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक, और फिर दूसरा हमें पढ़ना है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक को पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है। अपना खाना खुद कैसे बनाता है? अपना खाना खुद बनाता है वो किससे? अपना खाना खुद बनाता है वो सनलाइट का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना वो खुद बनाता है। ठीक है, यानी कि किसका? सूर्य का प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है जी, एक जीव है, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है? सनलाइट से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से अपना खाना खुद बनाता है। तो वो जो न्यूट्रिशन करेगा उसके न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण उसको जो है कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepares its own food is called autotrophic nutrition। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है। prepares its own food, अपना खाना खुद बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये ऐसा कौन करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके एग्जांपल है। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं और जितने भी एल्गी हैं वे सब क्या करते हैं? वे सब अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है करते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है जी, और पोषण जो जीव है वो अपना पोषण किस तरीके से तैयार करता है? सूर्य के प्रकाश से अपना पोषण तैयार करता है। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है जी, तो पोषण वो पोषण जिसके अंदर जो जीव है अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है पेड़ पौधे, या फिर आप इसका दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं नीले हरे शैवाल। क्या लिख सकते हैं? नीले हरे शैवाल। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगला पढ़ते हैं, अगला है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक का उल्टा होता है, जिसके जैसे कि जो ऑटोट्रॉफिक है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको हम कहते हैं, यानी कि विषम पोषी पोषण उसको हम जो है कहते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या कह रहे हैं? एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। डू नॉट पजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। वो किस पर डिपेंड रहते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स पर जो डिपेंड, वो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो खाने के लिए, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऑटोट्रॉफ पर निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषम पोषी पोषण हम उसको कहते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन आता है? ह्यूमंस आता है, फंजाई आते हैं। ठीक है जी, ये किसके एग्जांपल है? ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। ठीक है, विषम पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या होता है? स्वयं नहीं बना सकता।
पोषण की वह विधि जिसके अंदर जो जीव है अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, ठीक है जी, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर। दूसरे जीव कौन से? जो स्वपोषी पोषण करते हैं उन पर निर्भर रहता है। ऐसे जीवों को, ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। ऐसे पोषण को जो हम कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन आता है? मानव और जंतु, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये विषम पोषी पोषण जो करते हैं, मतलब हम जो न्यूट्रिशन करते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? हम विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी पोषण के प्रकार। कितने तरह का विषम पोषी पोषण होता है, यानी कि कितने तरह का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 3 तरह का जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। सबसे पहला है होलोजोइक, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें अगला पढ़ना है सैप्रोफाइटिक और अगला पढ़ना है पैरासाइटिक, ठीक है। पहला हमें पढ़ना है कौन सा? पहला हमें पढ़ना है प्राणी संपोषी पोषण, फिर उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण, ठीक, और फिर उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे परजीवी पोषण, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कौन सा? पहले हम देख लेते हैं होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषी पोषण किसको कहते हैं, ठीक है। होलोजोइक के अंदर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन कौन करता है? अमीबा करता है और ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करता है? अमीबा और ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। प्राणी संपोषी पोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को, पूरा जो खाने का पार्टिकल है भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, उनका डाइजेशन कहां पर होता है? बॉडी के अंदर होता है। तो इस तरह के पोषण को हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। ये है कैसा है? तो ये हेटेरोट्रॉफिक ही, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषी पोषण, ठीक है। चलिए, और प्राणी संपोषी पोषण में कौन आता है? अमीबा और मनुष्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है सैप्रोफाइटिक, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक कौन सा होता है? तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है? ऑर्गेनिज्म है, फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। एक ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर क्या होता है? सैप्रोफाइटिक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं। कौन करते हैं? जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। सड़े गले पदार्थों को खाने वाले जीव कौन से होते हैं? मैं आपको बता देता हूं, डीकंपोजर होते हैं। आपको पता भी होगा शायद, डीकंपोजर होते हैं। कौन होते हैं? डीकंपोजर। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मरे हुए या सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक इनको हम कहते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन से जीव आते हैं? अपघटक यानी कि डिकम्पोजर आते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं यानी कि सड़े गले पदार्थ, मरे हुए या सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनको खाकर अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतजीवी पोषण को करते हैं। क्यों? मृतजीवी, मरे हुए जीवों को खाते हैं वो, इसलिए, ठीक है। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवी में बता दिया आपको कौन आते हैं? अपघटक आते हैं। ये क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थ या फिर मरे हुए जो शरीर है जानवरों के, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं मृत जीवी पोषण, उनको जो है हम कहते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा लास्ट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परजीवी पोषण। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है, लेकिन वो कैसा रहता है? लिविंग रहता है, ठीक है। कौन सा कैसा रहता है? लिविंग रहता है। एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहता है उसको नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है जी। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग और होस्ट, यानी कि ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होस्ट पर, लिविंग बॉडी पर रहता है और लिविंग बॉडी पर रहकर के अपना न्यूट्रिशन करता रहता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण, उसको हम कहते हैं, ठीक है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, अन्य जीव मतलब जो जिंदा है, अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर सकता है, पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। इसके अंदर आता है जैसे कि कैसकटा यानी कि अमरबेल, और आप लिख सकते हैं पैरासाइटिक के अंदर जैसे कि मच्छर खून चूसता है, ठीक है। तो क्या होता है? वो हमारी बॉडी से खून चूस रहा है, लेकिन हम जिंदा जब भी, तो इसलिए ये वो मच्छर भी क्या करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि जो मॉस्किटो है वो क्या करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो भी क्या करता है, ठीक है। चलिए आगे है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला क्या है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अभी क्या पढ़ा? अभी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, ऑटोट्रॉफिक
हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, हेटरोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं, स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, मनुष्य है, जानवर है, एनिमल्स, ह्यूमंस इसके अंदर आते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद देखा आपने जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 तरीके का है। ठीक, कौन कौन सा है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, प्राणी संपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, इन तीनों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है जी, ये आपको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ही करते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन ग्रीन, इसको काट देना, बाय विच अ ग्रीन प्लांट्स, ये पूरे हटा देना, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम जो है कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको हम, प्रकाश संश्लेषण उसको हम कहते हैं। ठीक, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से, जल की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो जीव है अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे लिखा हुआ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चीजें चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उनको चाहिए सनलाइट, सनलाइट कहां से मिलेगी, उनको सनलाइट मिल जाएगी उनको सन से। ठीक है जी, सूर्य से क्या मिल जाएगा उन्हें, प्रकाश मिल जाएगा। ठीक, फिर आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से, हवा से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ठीक है, वाटर उनको कहां से मिल जाता है, सॉइल से उनको वाटर मिल जाता है। ठीक, मिट्टी से उन्हें पानी मिल जाता है, और क्लोरोफिल तो उनकी पत्तियों में होता ही है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स पर प्रेजेंट होता है। तो इन चारों की मदद से प्लांट क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाता है। ठीक है, देखो जब कार्बन, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 6CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है। इसको कहते हैं हम ग्लूकोज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाता है और पानी भी मिल जाता है। ठीक है, ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इवेंट्स अगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या घटनाएं हैं जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज हमको देखना है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट है, प्लांट की लीफ है, लीफ पर क्या होता है, हरा रंग, हरे रंग को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब जो सनलाइट आ रही है सन से, वो किस पर गिरेगी, पत्ती पर गिरेगी, यानी कि क्लोरोफिल पर सनलाइट गिर रही है। तो जो क्लोरोफिल है उस सनलाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब जो सूरज से लाइट आ रही है उसको क्या कर लेता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि जो पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा, सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, पहला काम तो ये होता है। फिर दूसरा होता है कि कन्वर्जन, जो लाइट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, जो लाइट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। पहला काम क्या है, पहला काम है केमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, है ना, सॉरी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना। दूसरा ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, रासायनिक ऊर्जा के अंदर इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक, और उसके बाद अगला काम करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देते हैं किसके अंदर, H2 में और O2 में। H2O के मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को किसके अंदर तोड़ देते हैं, विघटित कर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग इनको जो है कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो
वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, उनको जो स्प्लिट कर दिया जाता है। ठीक है जी। जो प्रकाश ऊर्जा है सबसे पहले उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो जल के अणु है, जो मिट्टी से उन्होंने जल लिया था, उसका विखंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, इसका अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपघटन, यानी कि तोड़ देते हैं। ठीक। तो इसके बाद अगला काम है इनका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो क्या थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसका रिडक्शन कर देते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन सा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं C6H12O6, जिसको मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया था ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये तीसरा काम है। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपघटन, सॉरी अपचयन कर देते हैं इसका। ठीक है। चलिए आगे क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, फिर उसके बाद उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिडक्शन कर दिया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार। जो क्लोरोफिल है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर जो प्रकाश ऊर्जा इन्होंने अवशोषित की है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जो जल के अणु है, क्या है, जो जल के अणु है उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्या थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका अपचयन कर देते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अपघटन की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपचयन लिख लेंगे। ठीक है। क्या लिख देंगे, अपचयन, यहाँ पर उसकी जगह लिख लेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ही दे रखा है आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है। इसके अंदर क्या, पत्ती का एक हिस्सा दे रखा है, एक पत्ती होती है, बीच में से उसको तोड़ दियो तो बीच का हिस्सा दिखा रखा है कि ये सारी चीजें जो पत्ती के अंदर होती है, लीफ के अंदर ये होती है। ठीक है जी। चलो उसको समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर दे रखा है, देखो आपने 9th क्लास के अंदर फ्लोएम और जाइलम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, फ्लोएम और जाइलम आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वही यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है। क्या है, फ्लोएम और जाइलम कहां पर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा है फ्लोएम का, और जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला, ये कौन सा है, जाइलम का है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ठीक है। फिर इसको इन दोनों का क्या कहा जाता है, वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। ये बातें हमने 9th क्लास में की थी। ठीक है। 6th चैप्टर के अंदर अगर आपको पता हो तो। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा दिखा रखा है, ये क्या है, ये पत्ती के अंदर का हिस्सा दिखा रखा है। ठीक है। उसको बीच में से तोड़ के बीच का हिस्सा दिखा रखा है, पत्ती के बीच में क्या क्या रहता है, लीफ के बीच में क्या क्या रहता है। ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या रहता है, वैक्सीक्यूटिकल, ये भी पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। एपिडर्मिस रहता है उसके नीचे, ये भी पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये और ये आपको गार्ड सेल दिए हुए। क्या दिए हुए, ये आपको गार्ड सेल दिए हुए। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ये गार्ड सेल लीफ को बंद करते हैं और खोलते हैं। ठीक है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, गार्ड सेल क्या होता है। ठीक। और उसके बीच में ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इस खाली जगह को, इस खाली जगह को हम बोलते हैं स्टोमेटा, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको हम रंध्र। क्या कहते हैं हम इसको हिंदी में इसको कहते हैं रंध्र। ठीक है। तो इस जो गार्ड सेल है, आप देख रहे हैं गार्ड सेल इसको कवर किए हुए, घेर के रख रहे हैं। तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को, रंध्र को बंद करते हैं और खोलते हैं। वो किस तरीके से बंद करते हैं और खोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। आगे यहाँ पर दे रखा आपको क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक, सॉरी। ठीक है, हरित लवक। ठीक है। और बीच में ये सब क्या है, ये जो सब कुछ है ये सब एयर स्पेसेस है। ये क्या है, हवा की खाली खाली जगह है। ठीक है। बस ये सब दे रखा है यहाँ पर। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक। तो ये था आपका एक पत्ती का अंदर का हिस्सा। ठीक है, बीच का हिस्सा। आगे देख लेते हैं स्टोमेटा क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो स्टोमेटा क्या है, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। पत्ती की सतह पर, पत्ती के सरफेस पर छोटे छोटे से क्या होते हैं, लीव्स प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सॉरी, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं पत्ती की सतह पर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, रंध्र कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ, ये पत्ती मान लीजिए इसको, तो एक इसका ऊपर का सरफेस है, एक इसके नीचे का सरफेस है। तो जो पत्ती के नीचे का जो सरफेस होता है ना, उस पर छोटे छोटे से छेद रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। उन्हीं छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, यानी कि रंध्र, उनको हम कहते हैं। ठीक है जी। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र। आप यहाँ पर लिख सकते हैं पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र। ठीक है। अब इनका काम क्या रहता है, स्टोमेटा का काम क्या रहता है, ये एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका फंक्शन वगैरह, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो पहला काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर और छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ा है, जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है ड्यूरिंग डे। दिन के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, रात में इसका उल्टा करता है, रात में ऑक्सीजन को लेता है
कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अभी हम दिन की बात करें तो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है, मतलब लेता है, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना किसके थ्रू हो पाता है? इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। यानी कि गैसेस है दोनों, इनका एक्सचेंज हो रहा है, इनका एक्सचेंज हो रहा है, आ रही है जा रही है, सेल के अंदर सेल के बाहर, किसकी वजह से आती जाती है? स्टोमेटा की वजह से आती जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का आना जाना, गैस का आदान प्रदान। ठीक है, किसके लिए? ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। क्या हो सके? फोटोसिंथेसिस हो सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कहां से जाएगी? स्टोमेटा से होते हुए जाएगी। स्टोमेटा कहां पर है? पत्ती की निचली सतह पर है। ठीक है, चलिए, और फोटोसिंथेसिस भी पत्ती पर ही होता है, खाना जो बनता है प्लांट के अंदर वो भी लीफ पर ही बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? रंध्रों से होता है। कहां से होता है? रंध्रों से होता है। ठीक है जी, आगे लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का निकल जाना ज्यादा मात्रा में, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं हम उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वो भी कहां से होता है? वो भी स्टोमेटा से ही होता है। यानी कि गैस का एक्सचेंज भी कहां से होता है? स्टोमेटा से होता है, और जो ट्रांसपीरेशन है वो भी कहां से होता है? वो भी स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है जी, तो रंध्रों से, यहां पर लिखना आप रंध्रों से, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, आप लिखना रंध्रों से अतिरिक्त जल का हास भी होता है। ठीक है जी, अतिरिक्त जल का हास, इसके आगे आप ब्रैकेट में यहां पर इस तरीके से लिख लेना वाष्पोत्सर्जन। मैं यहां पर लिख रहा हूं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये लिख लेना। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी का निकल जाना, ज्यादा निकल जाना, इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन भी कहां से होता है? रंध्रों से ही होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रखा है आपको। ठीक, इसको आगे पढ़ेंगे हम अगले वाली स्लाइड के अंदर, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब गार्ड सेल देखते हैं। अभी हमने जो डायग्राम देखा था लीफ का, उसके अंदर दोनों चीजें देखी थी, स्टोमेटा और गार्ड सेल। स्टोमेटा तो पढ़ लिया, अब गार्ड सेल क्या होती है? तो गार्ड सेल होती है जो कि सराउंड रहते हैं किसके? स्टोमेटा के। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, यानी कि जो स्टोमेटा है वो घिरा हुआ रहता है, किनसे? गार्ड सेल से वो घिरा हुआ रहता है। ठीक है जी, अब इनका काम क्या है? इनका काम होता है स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। गार्ड सेल ही स्टोमेटा को खोलते हैं और स्टोमेटा को बंद करते हैं। ठीक है जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, यानी कि पोर को खोलना, मतलब यहाँ पोर क्या है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को खोलना और बंद करना किसका फंक्शन है? किसका काम है? स्टोमेटा का, सॉरी, गार्ड सेल का काम है, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षी कोशिका कहते हैं। ठीक है, छिद्र का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं का कार्य है। ठीक है, गार्ड सेल कब खुलती है, कब बंद होती है? जब गार्ड सेल स्वेल हो जाती है। गार्ड सेल स्वेल कब होती है? जब इनके अंदर वाटर चला जाता है, जब इनके अंदर पानी चला जाता है, तब गार्ड सेल स्वेल हो जाती है। और क्या होता है? स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर चूजिंग लिखना, इसको काट लो, क्लोजिंग लिखा हुआ गलत लिखा हुआ, इसको लिखना आप चूजिंग। चूजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल फूल जाता है कब? जब उनके अंदर पानी जाता है। चूजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और क्या होता है? वो स्टोमेटा को खोल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। सेम होता है जब गार्ड सेल सिकुड़ जाता है, तो इसका उल्टा हो जाता है, वो क्या कर देता है? पोर को बंद कर देता है। ठीक है जी, द पोर क्लोजेस, पोर बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है कब? इफ द गार्ड सेल श्रिंक, जब गार्ड सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। और गार्ड सेल श्रिंक कब होगा? जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। और जब गार्ड सेल स्वेल हो जाएगी तो क्या होगा? स्टोमेटा खुल जाएगा। और जब गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और उससे क्या होगा? जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, पोर क्या होगा? वो क्लोज हो जाएगा। ठीक, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है। ठीक है, तो रक्षक कोशिकाएं क्या होती है? फूल जाती है। आप लिख लेना, तो वे फूल जाती है, तो वे फूल जाती हैं, और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब रक्षक कोशिकाओं के अंदर से पानी निकल जाएगा तो छिद्र, रक्षक कोशिकाएं क्या होंगी? सिकुड़ जाएंगी, और फिर क्या होगा? इनके अंदर जो छिद्र होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रखा है आपको। ठीक है, बड़ा दिखा रखा है इसके अंदर, चलो इसी में समझ लेते हैं। जरा देखो, ठीक है, देखो ये तो आपको लिस्ट दिखा रही है, अंदर वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये दोनों क्या है? ये दोनों ही गार्ड सेल है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही गार्ड सेल है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों गार्ड सेल है। ठीक, फिर उसके बाद आगे ये जो दे रखा है आपको अंदर का हिस्सा, ये क्या है? ये स्टोमेटा है। क्या? ये स्टोमेटल पोर है। अभी क्या हो रहा है? ये फूले हुए, तो स्टोमेटा को खोल रखा है। ठीक, अब क्या हो गया? ये श्रिंक हो गए। ये क्या हो गया? ये श्रिंक हो गए, तो क्या हो गया? स्टोमेटा पोर बंद हो गया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर दिखा रहा है, जब स्टोमेटा फूल जाते हैं तो पोर को खोल देते हैं, और जब वो सिकुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पोर को बंद कर देते हैं। आपकी एनसीईआरटी की पिक है, उसमें भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे है न्यूट्रिशन इन अमीबा।